रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में देखा था। तो आज हम देखेंगे कि राज्यसभा की क्या क्या शक्तियां हैं और उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, पहला देख लीजिए, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन या निर्माण राज्यसभा के पास ही है और यह अधिकार राज्यसभा ही लोकसभा को देती है। यानी कि अगर कोई भी अखिल भारतीय सेवा, जैसे कि मान लीजिए भारतीय वन सेवा या किसी भी प्रकार की अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो वो राज्यसभा ही करेगा। ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अखिल भारतीय सेवा होता है इसका सृजन कौन करता है, तो उत्तर होगा हमारा राज्यसभा। उसके बाद दूसरा है कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है और दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं। देखिए, इसके पहले जब हम लोग आपको राजकीय आपात पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हमने आपको बताया था कि जो राज्य सूची है इस पर संसद कानून बना सकती है, लेकिन संसद का कौन सदन कानून बना सकती है ये हमने आपको नहीं बताया था। तो जो राज्यसभा होती है यही मतलब राज्य सूची पर कानून बना सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये कानून केवल 1 वर्ष के लिए ही होगा। अगर उस कानून को और भी आगे बढ़ाना है तो फिर से सारी प्रक्रिया बना के दोनों सदनों से पास किया जाएगा और यह अनुच्छेद 249 में कही गई है। उसके बाद अगला है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होगी। तो जब हमने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हमने आपको बताया था कि जो उपराष्ट्रपति जो होंगे इन पर महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से ही शुरू होगी और इसका कारण यही है कि जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं यही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और अगला पॉइंट है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अतः जब लोकसभा भंग होती है तो आपातकाल का अनुमोदन राज्यसभा ही करती है। देखिए, जिन्होंने संविधान बनाया उनके पास कितना ज्यादा दिमाग और वो कितने ज्यादा ज्ञानी थे, है कि नहीं? क्योंकि मान लीजिए अगर राज्यसभा भी भंग होती और देश पर कोई आपात लग जाता, मान लीजिए कोई युद्ध हो जाता या कोई भी समस्या हो जाती, तो बताइए देश चलता कैसे? इसीलिए उन्होंने राज्यसभा को स्थायी सदन बनाया ताकि अगर कभी भी लोकसभा भंग हो तो जो राष्ट्रीय आपात होगा, राजकीय आपात होगा, ये राज्यसभा ही अनुमोदन कर देगी, है ना? तो ये तो 4 शक्तियां हो गई। अब देख लेते हैं राज्यसभा की क्या क्या कमजोरियां हैं। देखिए, बजट लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है और राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। यानी कि जो बजट होता है ये केवल और केवल लोकसभा में ही मतलब प्रस्तुत होगा और अगर ये बजट राज्यसभा में भेजा गया तो वो केवल इसे मतलब वापस कुछ दिनों के लिए लौटा सकती है कि कोई समस्या बता दे कि इसमें ये थोड़ी बहुत समस्या है, इसको आप सुधार कर लीजिए। तो लोकसभा की अपनी इच्छा है, अगर वो चाहेगी तो सुधार करेगी, नहीं तो नहीं सुधार करेगी। इसमें पूरी शक्ति लोकसभा को मिली हुई है। इसलिए जो बजट होता है इस पे राज्यसभा का कोई नियंत्रण नहीं होता है और 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को पास करना होता है। अगर मान लीजिए कि जो राज्यसभा है वो 14 दिन के अंदर बजट पास नहीं करती तो उसको अपने आप ही पास मान लिया जाएगा, स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा है, यदि किसी विधेयक पर विवाद हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और संयुक्त अधिवेशन में मतदान कराया जाता है। लोकसभा के पास संख्या बल ज्यादा होने के कारण वह जिस बिल को पास कराना चाहे करा सकती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई बिल गया संसद में, लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन जो राज्यसभा है उसने वह बिल पास नहीं किया और दोनों सदनों में विवाद हो गया। इस स्थिति में जो हमारे राष्ट्रपति जी होंगे वो संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे, यानी कि दोनों को एक साथ बुला लेंगे। राज्यसभा को सदस्यों को भी बुला लेंगे और लोकसभा वाले सदस्यों को भी बुला लेंगे और साथ में वोटिंग करवाएंगे।
तो आप लोगों को याद होगा कि जो राज्यसभा होते हैं इनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 245, और जबकि जो लोकसभा होते हैं उनके सदस्यों की संख्या 545 होती है। तो देखा जाए तो एक हिसाब से संख्या बल ज्यादा है लोकसभा का। तो इस स्थिति में अगर कभी भी लोकसभा चाहे तो कोई भी बिल पास करा सकती है, क्योंकि उसका संख्या बल अधिक है। तो आई होप कि आपको राज्यसभा की कमजोरियां समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।